23 जनवरी 2026 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती के रूप में पूरा देश मना रहा है। इस दिन को हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। अब जहां एक और नेताजी के साहस, उनके बलिदान का हम स्मरण कर रहे हैं, वहीं पर उनकी विरासत से जुड़ा एक संवेदनशील मुद्दा, एक संवेदनशील प्रश्न भी सामने आ गया है। दरअसल ये प्रश्न काफी पुराना है। प्रश्न ये है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो मृत्यु हुई थी वो भारत से बाहर हुई थी और उनकी जो अस्थियां हैं वो भारत में नहीं है। अब इसी को लेकर एक बार फिर उनकी जयंती पर इस सवाल को खड़ा किया गया है उनके परिजनों के द्वारा। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विषय में, भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन है उसमें उनके योगदान के विषय में, और साथ साथ भारत की आजादी में योगदान के अलावा उनके अस्थियों को भारत के बाहर कहां रखा गया है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती है, यानी कि उनका जो जन्म दिवस है उसको हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं 23 जनवरी 1897 को आपका जन्म कटक में हुआ था, जो कि तत्कालीन उड़ीसा, वर्तमान ओडिशा में स्थित है। इसके अलावा उनका पदार्पण होता है, सबसे पहले वो पढ़ने में बहुत मेधावी थे। 1920 में सिविल सेवा परीक्षा को उन्होंने उत्तीर्ण किया। 1921 में हालांकि उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया और भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन जो है उसमें उनको जब लगा कि हमारी आवश्यकता है तो उसमें वो कूद पड़ते हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होते हैं। इसके अलावा 1923 में 1923 में वो अखिल भारतीय जो यूथ कांग्रेस है, यानी कि अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी चुने जाते हैं। 1930 में जब नमक सत्याग्रह होता है तो नमक सत्याग्रह में भी वो सक्रिय रहते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे वैचारिक रूप से अगर आप देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. राय जैसे जो वामपंथी विचारधारा है उसके प्रभाव में भी कुछ समय के लिए आते हैं। आप देखेंगे उनकी विचारधारा को अगर, तो नेहरू रिपोर्ट जो कि मोतीलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिसमें डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी, उससे उन्होंने अपनी असहमति जताई और क्योंकि वो पूर्ण स्वतंत्रता की जो मांग थी उसकी वकालत करते थे, उसके पक्ष में थे। इसके अलावा आप देखेंगे कि गांधी इरविन पैक्ट जब हुआ 1931 में तो उन्होंने उसका भी विरोध किया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर बात करें तो उसके जो राष्ट्रीय अधिवेशन है उसमें 1938 में जो हरिपुरा में अधिवेशन हुआ और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में तो उन्होंने महात्मा गांधी के जो समर्थन वाले प्रत्याशी थे पट्टाभी सीतारमैया जी को भी पराजित किया था। तो ये उनका आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनका कद क्या था, उनका क्या योगदान था। देखिए 3 मई 1939 को आप जानते हैं कि उन्नाव में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की थी। उन्नाव उत्तर प्रदेश का एक जिला है, वहां पर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम का एक जो इस नाम की जो संस्था है उसका भी 3 मई 1939 को इसको स्थापित किया था। इसके अलावा फिर उस समय वो जो दौर था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय था, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध का समय था और भारत से बाहर वो एक लीग से हटकर उनकी सोच थी और वो औपनिवेशिक शक्तियों को भारत से उखाड़ने के लिए भारत से बाहर कुछ देशों का समर्थन हासिल करने के लिए प्रयासरत थे। सोवियत संघ हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे जापान हो, वहां पर ये गठबंधन की तलाश करने के लिए अपने प्रयास को आगे बढ़ाते हैं। इसी क्रम में आप देखेंगे कि इनके द्वारा एक संगठन है उससे ये जुड़ते हैं और ऐसा कहा जाता है कि उस संगठन को फिर से पुनर्गठित करने में इनका योगदान था। उस संगठन का नाम क्या था? तो आईएनए जिसको कहते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी जिसको कहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब ये बाहर गठबंधन की तलाश कर रहे थे उसी वक्त ये जो आईएनए था, यानी कि भारतीय युद्ध बंदियों के द्वारा बनाई गई एक सेना थी। इसमें जिसका विचार हम कहते हैं कि जो कैप्टन मोहन सिंह थे उनके द्वारा जापान में सबसे पहले इसका विचार आया था और उन्होंने ही सितंबर 1942 में सबसे पहले 16,300 सैनिकों के माध्यम से आईएनए को सबसे पहले डिवीजन जो थी 16,300 सैनिकों की पहली डिवीजन बनाई थी। अब यह क्या था कि दक्षिण पूर्व एशिया में जो भी जापानियों के द्वारा पकड़े गए भारतीय सैनिक थे उनको जापानियों ने रिहा कर दिया और उन सैनिकों को भर्ती करके आईएनए बनाया गया। फिर 1943 में सुभाष चंद्र बोस जो है इसके सर्वोच्च कमांडर बनते हैं और उनको पुनर्गठित करने का श्रेय दिया जाता है। फिर सिंगापुर में आप देखेंगे कि सिंगापुर में अंतरिम सरकार स्वतंत्र भारत के लिए फिर गठित की जाती है सुभाष चंद्र बोस जी, नेताजी के द्वारा, और यहीं पर उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा भी दिया था। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो धुरी राष्ट्र थे, धुरी राष्ट्र का समर्थन इन्होंने प्राप्त किया और चाहे जर्मनी हो, चाहे जापान हो, और इस तरह से जो ब्रिटेन और अमेरिका जैसी जो औपनिवेशिक शक्तियां थी उनके विरोध का इन्होंने रास्ता चुना था। फिर आप देखेंगे जनवरी 1944 में जो आईएनए का मुख्यालय है उसको फिर से कहां ले जाया जाता है, उसको रंगून स्थानांतरित कर दिया जाता है 1944 में, और यहीं पर उन्होंने यहीं से नारा दिया था दिल्ली चलो का नारा। यहाँ के जो
जो उनके सैनिक थे उनसे उन्होंने कहा कि अब दिल्ली चलो, और यहीं पर दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। अब जापानी सेना द्वारा अंडमान और निकोबार ये दोनों सौंप दिए गए थे आईएनए को, और उसका नाम क्रमशः अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम क्या दिया गया था, स्वराज द्वीप। तो ये आईएनए और बोस के नेतृत्व से संबंधित कुछ बातें थी। लेकिन सवाल अब भी खड़ा है, जिस सवाल की आज यहां पर चर्चा हो रही है, नेताजी के साहस स्मरण बलिदान को हम याद कर रहे हैं, लेकिन उनके परिजनों के द्वारा उन्हीं की विरासत अर्थात उनकी अस्थियों से संवेदनशील जुड़ा एक मुद्दा है कि वो अस्थियां देश के बाहर अभी हैं और उनको भारत क्यों नहीं लाया गया। अब देखिए यहां पर इसका हम जवाब आपको देंगे कि वो अस्थियां रखी कहां गई हैं, इसके बाद हम बात करेंगे इस विषय पर। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए है कि आपके लिए हम एक शानदार कोर्स लेकर आए हैं। इस कोर्स की विशेषता यह है कि अगर आप यूपीएससी 2027-28 में अपीयर होना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो आपकी तैयारी के लिए एक बेहतर मार्गदर्शन में 14 महीने में आपका सिलेबस प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक जीएस का कवर करता हुआ ये कोर्स है, जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की कीमत कितनी है? केवल 24,999 रुपए। और इसी कीमत में आप जो है आपको 1250 प्लस घंटों की क्लासेस मिलेंगी, संपूर्ण जीएस को प्रीलिम्स और मेंस को कवर करते हुए 18 क्लास टेस्ट मिलेंगे, हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में ये क्लासेस अवेलेबल हैं। इसके अलावा आपको जो करंट अफेयर्स का पोर्शन होता है वो 2 साल के करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा, साथ साथ इसकी क्लासेस का एक्सेस तो मिलेगा, इसके प्रिंटेड मटेरियल्स भी मिलेंगे और ढेर सारी विशेषताएं हैं। आपके लिए ये बेस्ट कोर्स है। आप देखिए इस फीस में भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। दृष्टि लर्निंग ऐप आप डाउनलोड करेंगे, उसके बाद अमिताभ ये अगर कूपन कोड आप लगाते हैं तो इस फीस में भी आपको अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा। बैच के बारे में बात कर लें तो हिंदी माध्यम का 3 फरवरी, इंग्लिश मीडियम 4 फरवरी और इंग्लिश मीडियम जो है वो 5 फरवरी से शुरू हो रहा है। कूपन कोड अमिताभ आपको अप्लाई करना है कहां पर? दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करेंगे, इस कोर्स को जब परचेज करना होगा तो वहां पर इस कूपन कोड को लगाने से अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा आपको। अब देखिए अस्थियां जो है वो भारत के बाहर कहां है? तो जापान में है। अब कैसे जापान में है? तो देखिए इनकी नेताजी की जो मृत्यु है उसको लेकर बहुत दिनों तक डिस्प्यूट रहा, लेकिन भारत की जो सरकार है वो आधिकारिक रूप से उसने एक निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष क्या निकाला? तो 2017 में जो नवाज समिति थी या न्यायमूर्ति जीडी खोसला आयोग जो था या न्यायमूर्ति मुखर्जी जांच आयोग था, इसके आधार पर तमाम रिपोर्ट्स के आधार पर यह बात कही गई कि जो नेताजी की मृत्यु है, इन तमाम रिपोर्ट्स को उसके विश्लेषण के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया कि 18 अगस्त की वो तिथि है। 18 अगस्त 1945 को जो ताइवान है, ताइवान की राजधानी ताइपेई में एक विमान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु हुई थी। अस्थियां फिर क्या हुई? वहां से उनका अंतिम संस्कार किया गया और जो अस्थियां है वो अस्थियां जापान ले जाया गया, और जापान में टोक्यो में जो इंडियन इंडिपेंडेंट लीग थी उसको वो अस्थियां सौंप दी गई। इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की अगर बात करें तो आईएनए की एक राजनीतिक प्रचार शाखा थी, यानी कि उसका राजनीतिक प्रचार करने का काम करती थी और भारत के बाहर रहने वाले लोगों को संगठित करने का काम करती थी। अब टोक्यो में जब उसको वो सौंपा गया तो टोक्यो में 14 सितंबर 1945 को वहां एक टेंपल था जिसका नाम था रेनको-जी मंदिर। अब रेनको-जी मंदिर में ये अस्थियां तब से रखी हुई हैं और ये कहा गया कि रेनको-जी मंदिर में ये तब तक रहेगी, अस्थियों को तब तक रखा जाएगा जबकि भारत को जब तक ये अस्थियां सौंप नहीं दी जाती हैं। अब भारत की तरफ से जब जो रिपोर्ट 2016 में जो नेताजी से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जब सार्वजनिक की गई तो ये पता चला कि इन अस्थियों को के ऊपर उसका खर्च वहन कौन करता है? तो भारत की सरकार करती है। और यह कहा गया था उस रिपोर्ट में उस समय कि इस पे लगभग 52,66,278 रुपए व्यय भारत सरकार ने किए भी हैं। तो भारत सरकार जब उसको व्यय कर रही है तो वो भारत में, चूंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे भारत के एक रत्न है और इन रत्न की जो से संबंधित इनकी अस्थियां हमारे लिए एक विरासत है, एक गौरवशाली विरासत है और उसको भारत लाए जाने की मांग होती रही है। यद्यपि इसके लिए पहले प्रयास हुए लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। तो फिलहाल आपको ये जानना है कि ये जो अस्थियां हैं वो कहां पर हैं? तो जापान में है, जापान के रेनको-जी मंदिर में है और आधिकारिक खर्च भारत के द्वारा इसका वहन किया जा रहा है। अब देखिए यहां पर उनकी जो पुण्यतिथि होती है वहां पर एक स्मृति सभा भी आयोजित की जाती है। वहां पर अगर आप देखेंगे तो 14 सितंबर 1945 से ये संरक्षित है, तो ये आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ेंगे इससे पहले लेकिन आपके लिए एक और महत्वपूर्ण सूचना यह है कि रिपब्लिक डे सेल लेकर आए हैं हम आपके लिए और इसके अंतर्गत आपको मिलेगी छूट। कब से कब तक? तो 24 से 27 जनवरी 2026 तक मिलेगी। क्या है कोर्स? तो आईएसजीएस फाउंडेशन प्रीलिम्स मेंस लाइव ऑनलाइन कोर्स पर 50% की विशेष छूट है। इसके अतिरिक्त आप इसमें क्या पाएंगे? तो 500 प्लस लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस पाएंगे, 3 वर्षों तक कोर्स की वैलिडिटी होगी, असीमित व्यू टाइम है। इसके अलावा अनुभवी सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के मार्गदर्शन
तो आपको मिलेंगे। इसमें किस्त की भी सुविधा है। क्या है? पहली किस्त 30,000, उसके बाद आपको 15, 10, 10,000 की अन्य किस्तें हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, उस पर जाइए, एक फॉर्म खुलेगा, फॉर्म को फिल करिए और अपनी सीट को सुनिश्चित कर लीजिए। कोई भी आपके मन में दुविधा है तो आप कॉल भी कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है 8750187501। तो इस नंबर पर कॉल करिए, किसी भी तरह की दुविधा हो। दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी भी है उतनी ही जितनी हमारी। इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस उम्मीदवार को हराकर कांग्रेस का अध्यक्ष पद जीता था? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, पट्टाभी सीतारमैया, सी राजगोपालाचारी। तो इस प्रश्न का जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। साथ साथ टेलीग्राम चैनल पर फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। हम दृष्टि आईएएस यूट्यूब नाम से टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हैं। साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार से जुड़ जाइए, ताकि आपका एक प्रयास हमारे लिए और ज्यादा प्रोत्साहन बनता है। हम आपके लिए और बेहतर वीडियो लेकर आते हैं। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।